नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। सबने अपनी अपनी ईद मनाई, बहुत खुशियों से मनाई, सादगी से मनाई गई ईद। और बहुत अच्छी बात ये थी कि जिस तरह से एक्सपेक्टेड था, जब मैं इतने दिनों से शोज़ कर रही थी तो ख़ास तौर पर कराची में मैंने ये चीज़ देखी कि लोगों ने किसी हद तक एहतियात की और लोग अपने घरों में महदूद रहे। गेट टुगेदर्स हुई लेकिन बहुत कम पैमाने पर हुई, उतनी ज़्यादा जितनी एक्टिविटी नज़र आती रही आम ईदों के ऊपर वो नहीं थी। तो अच्छी बात यह है। और मजहबी जोश जज्बे से मनाई गई, इज्तिमात में, नमाजों में भी हमने देखा कि SOPs का ख्याल रखा गया। अब लोग नॉर्मल रूटीन लाइफ पे आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। हम देख रहे हैं कि घरों में भी जिस तरीके से है वो एहतियात की जा रही है। ऑफिस में, दफातर में कुछ को खोल दिया गया और ये कहा जा रहा है कि SOPs फॉलो करते हुए आप काम करने का आगाज कर सकते हैं। मुकम्मल तौर पर अभी चीज़ों को नहीं खोला गया है, लेकिन जो सूरत हाल नजर आ रही है वो ये कि सिचुएशन ख़राब हो रही है और जो केसेस की तादाद है वो बढ़ रही है। क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो लॉकडाउन में नरमी देखी गई थी उसके बाद फौरी तौर पे, चूंकि ईद से पहले की अगर हम बात करें तो उसका इफेक्ट अभी नजर आ रहा है। मार्केटों में रश दिखाई दिया, लोग शॉपिंग के लिए निकले और एहतियाती तदाबीर पर उस वक्त अमल दरामद इस तरीके से नहीं किया गया। सो एक वेव आ गया है और बड़ी तादाद में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। क्या सूरत हाल है ओवरऑल पूरी जो मुल्क में, कब नंबर ऑफ केसेस क्या है और जो रिकवरीज हैं उनकी तादाद क्या है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। बिलाल आफरीदी हमें इस्लामाबाद की सूरत हाल से आगाह करेंगे, जबकि इब्राहिम रिंद हमें कराची और सिंध भर की सूरत हाल से आगाह करेंगे। सबसे पहले बिलाल ये बताइएगा, इस वक्त जो केसेस की तादाद है मुल्क भर में वो कितनी है और रिकवरीज की तादाद कितनी पहुंच गई है? आज बिल्कुल मुल्क भर की मजमूई तादाद की अगर बात की जाए तो इस वक्त मुल्क भर में 57,705 केसेस कोरोना वायरस के कंफर्म हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 1,356 मजीद केसेस गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर आए और 24 घंटे के अंदर ही 30 अमवात भी कोरोना वायरस के बायस वाक़ हुए हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो अब तक जो अमवात की तादाद है वो 1,197 है। लेकिन इसके साथ एक अच्छी बात यह है कि अब तक जो रिकवरीज की जो तादाद है वो 18,314 तक हो चुकी है। लोग इसे रिकवर भी बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। इसी तरह पंजाब की अगर बात की जाए तो अब तक पंजाब में ओवरऑल 20,654 केसेस कंफर्म हो चुके हैं और KPK में 8,080 केसेस। इस तरह कश्मीर में 211 और गिलगित बल्तिस्तान में 630 केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं कोरोना वायरस के। इसके साथ साथ बलूचिस्तान में 3,666 जबकि सिंध में 22,934 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। टोटल केसेस की जो तादाद है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में वो 57,705 है। जी सही। इब्राहिम, आप भी सूरत हाल बताइएगा, सिंध में क्या सूरत हाल है? क्योंकि हम देखे जिस तरह से खबरें आ रही हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स में बड़ी तादाद में लोग इस वक्त दाखिल हो रहे हैं और आइसोलेशन में जा रहे हैं। कितनी शिद्दत में इजाफा हो गया इब्राहिम? जी देखें, बिल्कुल जो इजाफा है वो मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है, उसमें कमी नहीं हो रही है। सिंध भर की अगर बात की जाए 23,507 अफराद हैं वो कोरोना का शिकार हो चुके हैं, जिसमें से 13,000 से ज़्यादा अफराद का जो ताल्लुक है वो कराची से। अगर गुज़श्ते 24 घंटों की बात की जाए तो 24 घंटों के दौरान 2327 अफराद के टेस्ट किए गए, जिसमें से 573 अफराद में जो कोरोना की तस्दीक हो चुकी है और 5 अफराद जो है वो जहाँ बहक हो चुके हैं। अब तक 1,61,628 टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें से 23,507 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। जबकि अमवात की बात की जाए तो पूरे सिंध में 374 अफराद जो हैं वो इस कोरोना का शिकार होकर इंतकाल कर चुके हैं। 248 की हालत अभी भी तशवीशनाक है और 49 अफराद जो है अभी भी वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। जबकि इसके अलावा मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों में जो ज़ेर इलाज मरीज हैं उनकी तादाद 14,618 है, जबकि 12,931 अफराद हैं वो घरों पर अभी भी क्वारंटाइन किया हुआ है अपने आप को। तो 24 घंटों के दौरान 542 अफराद सेहतमंद भी हो चुके हैं। और अगर पूरे सिंध की और कराची की बात की जाए सेहतयाब अफराद की, तो 8,515 अफराद जो हैं वो पूरे सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। इस हवाले से वज़ीर सेहत सिंध और सेक्रेटरी सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी की जो इंचार्ज हैं डॉक्टर दुरेनाज जमाल, उनका भी ये कहना है कि जो अफराद सेहतयाब हो चुके हैं उनको चाहिए कि वो जो दीगर अफराद कोरोना के मुख्तलिफ अस्पतालों में वेंटिलेटर पर मौजूद हैं उनको अपना प्लाज्मा दें, ताकि उनकी भी जल्द से जल्द जो
उनकी ज़िंदगियाँ बचाई जा सकें और वो भी मामूलात ज़िंदगी की तरह जो है गुजार सकें। बड़ी तादाद में लोग अभी भी एहतियाती तदाबीर नहीं अपना रहे। गुज़श्ता रोज़ भी पहले ईद के पहले रोज़ तो लोग इब्राहिम ये बताइएगा क्या कहा जा रहा है, वेरी क्विकली ये बता दीजिएगा इब्राहिम के लॉकडाउन की तरफ क्या एक बार फिर बात हो रही है, सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा, सख्ती की जाएगी ताकि लोगों को घरों में महदूद किया जा सके हुकूमत की जानिब से? जी देखें, बिल्कुल ये इतलात लाजमी थी, ज़रूरी आई थी और बताया भी यही जा रहा था कि एक दफ़ा फिर लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो तर्जमान है हुकूमत सिंध मुर्तज़ा वहाब ने जो है वो वाजे कर दिया कि अभी फिलहाल सख्ती की तरफ नहीं जा रहे। अवाम को चाहिए कि एहतियाती तदाबीर लाजमी अपनाएं, अगर एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाएंगे। इब्राहिम आपका शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। बिलाल वेरी क्विकली ये बता दीजिएगा कि ये कहा जा रहा है कि जो लोग अभी बाहर से आ रहे हैं, खासतौर पर बैरून मुल्क से, उन तमाम लोगों के टेस्ट एक साथ नहीं होंगे, जिनमें सिम्टम्स होंगे सिर्फ उन्हीं के टेस्ट होंगे। क्या एसओपीज बनाई गई है, जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल, इसके लिए एयरपोर्ट्स पर खसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। जो भी खसरवाजे बैरून मालिक से पाकिस्तान आएंगी उनके जो है वो एयरपोर्ट पर पहले उनका टेम्परेचर चेक किया जाएगा, सिम्टम्स चेक की जाएगी और जो लोग बीमार होंगे या जिनमें सिम्टम्स पाई जाएंगी उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, उनके टेस्ट लिए जाएंगे और उनके टेस्ट रिजल्ट आने के बाद ही फैसला किया जाएगा कि उनको घर जाने दिया जाए या उनको क्वारंटाइन में या उनको अस्पताल रखा जाएगा। जी सही है बिलाल आफरीदी, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। इब्राहिम रिंद भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा, तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करते हुए रिपोर्टिंग कीजिए। आप दोनों का शुक्रिया। हमारे साथ जो डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम नवी जमाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि माहिर अमराज सीना है। उसके अलावा डॉक्टर राना जवाद असगर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटेजिक्स एंड इम्प्लीमेंटर्स हैं। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम नवी जमाल साहब, ये जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, जो हम डिस्कस भी कर रहे हैं, इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू नजर आ रहा है वो ये कि अब ये कहा गया है कि जो बैरून मुल्क से फ्लाइट्स आ रही हैं उनमें तमाम लोगों के टेस्ट नहीं होंगे। आप इसे किस हद तक दुरुस्त समझ रहे हैं इस फैसले को, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स भी हैं जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन वो भी पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट्स आई, तो क्या करना होगा इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली तो आपको पता है कि ये जो टेस्टिंग फैसिलिटी है ये पूरी दुनिया में बहुत मतलब इस पे एम्फेसाइज किया जाता है, इस पे जोर दिया जाता है और नो डाउट कि इसका फ़ायदा होता है आपकी डिटेक्शन में पेशेंट को और उसके बाद आपको आइसोलेट करने में और उसके बाद अगली फर्दर मैनेजमेंट में और बाकी जो लोग हैं जो कॉन्टैक्ट में उनको भी सेव करने में। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा है कि जब वहाँ से ये लोग आ रहे हैं, अगर इनको मैंने बाकी इंटरनेशनली भी देखा है कि बहुत सारे दूसरे मुल्कों में के लोग जो दूसरे मुल्कों में जब लोग जाते हैं और किसी मतलब यहाँ से हमारे पाकिस्तान से तो वहाँ या सपोज यूरोप में तो वो उसको अपने घर में ही क्वारंटीन कराते हैं, उनसे एक फॉर्म फिल करा देते हैं और उसके बाद उनसे कहते हैं कि अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं और आपको कोई इशू नहीं है पिछले 14 दिन से तो आप अपने घर में क्वारंटीन करें और उसमें पूरा वो उसका परफॉर्मा को फिल करते हैं कि आप अनड्यू वहाँ से नहीं निकलेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये इतना भी ज़रूरी नहीं है, अगर पेशेंट सिम्प्टोमेटिक नहीं है और पेशेंट को कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, कोई और डिजीज साथ नहीं है, पेशेंट की एज कोई हाई रिस्क फैक्टर में नहीं जाती, तो वो बंदों को उनको क्वारंटीन किया जा सकता है और उसके साथ उनका टेस्ट अगर सपोज उसमें कोई उसके सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं तो फिर उनका टेस्ट करना बेहतर होगा। सही है। डॉक्टर राना जवाद असगर साहब, चूंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात हम आपसे लाजमी करते हैं और अभी जो सूरत हाल, अब ये जो मैं बात कर रही हूँ, अभी रिसेंटली फ्लाइट आई है कतर से, मुल्तान पहुँच गए हैं, 250 के करीब अफराद हैं। दूसरी बात ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बात कर रहे हैं डॉक्टर अंजुम साहब के, खुद ही लोग आइसोलेट हो जाते हैं, क्वारंटाइन करने के लिए उनको टाइम पीरियड दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि देखा हमने प्रैक्टिस ये रही कि लोग तो क्वारंटाइन सेंटर से भी भाग गए, इस तरह की सिचुएशंस भी रही। तो ऐसे में आप समझते हैं कि इस तमाम तरह सूरत हाल में जहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ केसेस आपको नहीं पता होंगे, फैक्ट्स आपके सामने नहीं होंगे, आप कैसे इसको कंट्रोल कर सकेंगे? हाँ जी, थैंक यू वेरी मच जी, अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया। इसमें पब्लिक हेल्थ में हम एक बात कहते होते हैं कि यहाँ पे कोई भी फैसला सही या गलत नहीं होता, सवाल सिर्फ ये है कि क्या आप अपने फैसले के जवाब में आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं और आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर तो पाकिस्तान के पास टेस्टों की तादाद काफ़ी थी तो उनको ये टेस्ट कर लेने चाहिए आने वाले इनकमिंग पैसेंजर्स के, क्योंकि उसके बाद आगे का प्रॉब्लम वही है जो भी आपने बताया है कि इंग्लैंड की निस्बत हमारे लोगों के अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी नहीं है।
लेकिन दूसरी जो टेस्ट करने का जो फायदा ये होता है, अगर आप ज्यादा टेस्ट करें, और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि ज्यादा टेस्ट करने का फायदा होगा, हमारे नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाएंगे। तो उसका फायदा ये होता है कि जो लोग पॉजिटिव हो जाते हैं तो वो फिर 99% लोग अपने आप को घरों में महदूद कर लेते हैं। तो इस तरह जो एक ट्रांसमिशन चेन चल रही होती है, जो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर रहे होते हैं, मरीज नहीं करते। तो मेरा अपना ख्याल है कि मेरे पास ये मालूमात नहीं है क्या गवर्नमेंट के पास टेस्ट काफी नहीं थे आने वाले मुसाफिरों के टेस्ट करने के लिए। अगर वो तादाद काफी नहीं थी तो फिर ठीक है, जो उन्होंने फैसला किया है उसकी रीजन बनती है। सही। डॉक्टर फलक कादर अभी हम मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर फलक। अब ये जो सिचुएशन हमें नज़र आ रही है, इसमें आपको क्या लग रहा है कि जो सीवियर केसेस हैं वो किस हद तक नज़र आ रहे हैं या तमाम माइल्ड ही केसेस हैं? हॉस्पिटल्स में क्या सिचुएशन है सिंध में? थैंक यू सो मच इनवाइटिंग मी रमशा। देखिए, डॉक्टर साहब ने भी बताया अभी के केसेस का जो डिटेक्ट होना, रिपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो एसिम्टोमेटिक है तो वो जाहिर सी बात है किसी को भी डिजीज़ को ट्रांसमिट कर सकता है, और सीवियरिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। नंबर ऑफ केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। हॉस्पिटल्स में कि अब जगह नहीं है। अब मैं किसी भी हॉस्पिटल का यहाँ नाम नहीं लूँगी, बट कराची के जो हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिसमें वेंटिलेटर की सर्विसेज हैं, जिसमें 24/7 पल्मोनोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिक्स और डिफरेंट तरह की जो स्पेशलिटी के लोग हैं वो मौजूद हैं, उन सब हॉस्पिटल्स में अब जगह मौजूद नहीं है। और जब कोविड का पेशेंट डिस्ट्रेस में जाता है, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जाता है, तो उसकी कंडीशन को या फिर उसके सिम्टम्स को मैनेज करना नॉर्मल डॉक्टर का काम ही नहीं होता। क्योंकि अगर पेशेंट यानी कि रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जाता है तो उसकी गाइडलाइंस होती हैं जो अकॉर्डिंग टू द WHO, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट इंटरनेशनल बोर्ड पर जो डॉक्टर्स, क्योंकि इसके स्टडी की कंटिन्यूइंग होती जा रही है, कुछ ड्रग्स जो है उसके बहुत अच्छे इफेक्ट भी आ रहे हैं। एवरीथिंग इज़ इन ट्रायल, पर कुछ ड्रग्स की बहुत अच्छी जो है उसमें स्टडीज की गई हैं और हमारे सामने रिजल्ट्स कोविड के लिए बिल्कुल स्पेसिफिकली। सही। तो अब हम इस चीज़ को रिस्क पे नहीं रह सकते कि अगर हमने एसिम्टोमेटिक पेशेंट है तो हमने उसको बगैर टेस्ट के दाखिल कर दिया मुल्क के अंदर, वो तो आकर यही समझेगा मैं सेहतयाब हूँ और दूसरे लोगों को भी इफेक्ट करेगा। और सर ने यही बताया कि यहाँ पर हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है। आपने खुद देखा लास्ट टाइम हमने कितने प्रोग्राम्स किए हैं, मार्केट्स में, बाज़ारों में लोग किस तरह घूमते फिरते नज़र आए हैं। अगर इसी तरह की रिस्पॉन्सिबल हम कौम होते तो लॉकडाउन के अंदर ही हम लोग को ख्याल आ जाता। और जो लोग पहले ये बातें कर रहे थे कि ये वायरस कोई वायरस है ही नहीं, ये एक सियासत का पार्ट है और डिफरेंट तरह की जो चीज़ें और मिस हम सुन रहे थे, अब वही लोगों को इफेक्ट हुआ है तो पता चला है कि कितना ज़्यादा खतरनाक। इन द वर्स्ट कंडीशन, जैसे भी आपने कहा कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चले जाते हैं पेशेंट, क्या कंडीशन हो जाती है उसमें? और फिर आप क्योंकि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं तो कैसे उसको जो है वो फिर ट्रीट करना होता है, और अगर ना मिले वेंट फॉर एग्जाम्पल उस वक्त, तो किस हद तक कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है? देखें, इनिशियली तो पेशेंट ये जो वायरस होता है वो पेशेंट के अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक को जो है वो इन्फेक्ट करता है। वही बात है कि अगर इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई या वायरल लोड बहुत ज़्यादा है तो नीचे डिस्ट्रेस तक जाएगा, यानी कि आपके लंग्स तक पहुंचेगा। उसके बाद ARDS में की कंडीशन, लंग्स आपके इस तरह के पैचेस हो जाते हैं, उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत मुश्किल हो जाती है। अब माइट भी पॉसिबल, अब देखिए इसमें भी गाइडलाइंस हैं और स्टडी हो रही है। कुछ इवन पल्मोनोलॉजिस्ट ये भी कह रहे हैं कि वेंटिलेटर पर डालने के बाद भी हमें कोई फ़ायदा या इफेक्टिवनेस नहीं दिखाई दे रही है। सम टाइम जो है वो वेंटिलेटर से पेशेंट वापस भी आए हैं, पर अंदर आपके लंग्स में इतना मैस हो चुका होता है कि अगर आप उसको बर वक्त उसका आपने इलाज नहीं किया तो पेशेंट एक्सपायर हो जाता है। हमने आंखों से देखे एक्सपायर होते हुए, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये बहुत सिंपल सा है। अगर यंग पेशेंट को हो रहा है, वो एसिम्प्टोमेटिक हो रहे हैं, 2 दिन फीवर आया, ठीक हो गए, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को यही रिस्पॉन्स आएगा। ये वायरस डिफरेंट तरीके से जो है वो इसके सिम्टम्स जाहिर हो रहे हैं। किसी को रीनल फेलियर यानी कि किडनी के डिसऑर्डर्स में भी मुब्तला कर रहा है, किसी अगर किसी पेशेंट्स के अंदर आपका डी डायमर बड़ा मिल रहा है, किसी में LDH बड़ा मिल रहा है, किसी में फेरेटिन बड़ा मिल रहा है, किसी के अंदर जो है वो SGPT राइज मिल रहा है, डिफरेंट तरह के जो मार्कर्स है वो रेज हो जाते हैं। अब ये देखें ना कि ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है, इसलिए भी क्योंकि बार बार डॉक्टर्स भी बात कहते रहे कि जो कोविड है वो अपनी शेप चेंज कर रहा है, इसके बिहेवियर्स चेंज हैं। तो ऐसे में प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अंजुम साहब, कितना क्रिटिकल और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है डॉक्टर्स के लिए भी खुद, और अगर एहतियात ना बढ़ती गई, केसेस इसी तरीके से बढ़ते रहे तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में सूरत हाल संगीन हो सकती है, और जो कि हो रही है।
जी जी, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि हम सपोज माइल्ड केसेस को तो या मॉडरेट वालों को तो हम अकोमोडेट कर लेते हैं, चलें उसको हम टैकल कर सकते हैं। जो सीवियर हो जाते हैं, जो ARDS वाले हैं, उसके लिए हमारे पास फैसिलिटीज़ जो है वो पूरी दुनिया में बहुत कम है, तो हमारे पास तो ऑलरेडी ही कम थी। तो इसके लिए वो जो डॉक्टर्स की रेशो, पैरामेडिक्स की रेशो और वेंटिलेटर की रेशो वो बहुत ज़्यादा कम है। तो लिहाजा आजकल जो हम जो देख रहे हैं, जो हमें थ्रेट आ रहा है वो यही है कि जो सीवियर डिजीज़ है वो ज़्यादा आ रही है। वो सीवियर डिजीज अब जाती है तो किसी वक्त भी उसको हमें वेंटिलेट करना पड़ता है पेशेंट को। तो उसके लिए फिर ये सारा पैराफिनेरियो हमारे पास होना चाहिए और वो बहुत अप टू द मार्क होना चाहिए, तो फिर ये रिकवरीज होती हैं। अदरवाइज अगर हम अपने सिनेरियोज को देखें तो अच्छा डॉक्टर नवीन, ये जो हम रिकवरीज की बात कर रहे हैं, जैसे भी हमारे नुमाइंदगान भी बता रहे थे कि जो लोग रिकवर हो रहे हैं उन्हें ये भी कहा जा रहा है कि क्वारंटाइन सेंटर से जाने के बाद जब वो तबीयत उनकी बेहतर हो जाए तो वो अपना ब्लड प्लाज्मा डोनेट करें ताकि लोगों में एंटीबॉडीज इंजेक्ट की जा सके और उनको ट्रीट किया जा सके। तो क्या इस प्रैक्टिस को हमारे यहाँ फॉलो किया जा रहा है और किस हद तक हो रहा है? क्योंकि इनिशियली जब ये टेक्निक पर बात हुई थी तो बहुत हाइप बनी थी, लेकिन अब उसके बाद कहाँ तक पहुँचा ये मामला? इसमें जो है ये देखिए जी, जब आपने रेस्क्यू करना है तो फिर जो चीज़ आपको अवेलेबल हो और जिससे आपको फ़ायदा नज़र आता हो आप वो उसको इस्तेमाल करें। और इसमें यह है कि ये काफ़ी इस वक्त इस पर काफ़ी ज़्यादा काम शुरू हो चुका है, कराची में भी, पेशावर में भी, लाहौर में भी। तो लोगों को चाहिए कि लोग डोनेट करें। देखिए जी, अगर आप एक इंसान की जान बचा लेते हैं तो इसमें आप पूरी इंसानियत की जान बचा लेते हैं। तो आपके 200 ml या 300 ml प्लाज्मा देने से अगर आपके पेशेंट का जो बंदा मर रहा है, जो आखिरी सांस ले रहा है, अगर उसको रिकवरी मिल जाती है और उसको सेहत मिल जाती है तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में आप जो है वो अपना सवाब कमा लेते हैं। तो इसमें कोई अर्ज नहीं है और ये अब इस्टेब्लिश हो रही है ये चीज़। और इसमें इस वक्त तो आपने देखा कि जो चीज़ भी आपको मिले आपने इस्तेमाल करनी है जब आपका पेशेंट डाइंग कंडीशन में हो। तो वो प्लाज्मा भी, इसका भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। थोड़ी कॉस्ट इसकी ज़्यादा होती है कहीं, क्योंकि इसमें इसकी कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ इसमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं जो कि हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन 3-4 सेंटर्स में ये बहुत अच्छा इनका जो है वो काम शुरू हो चुका है। सही। तो कुछ इस तरह से भी डिज़ाइन किया जा सकता है कि डॉक्टर राना जवाद साहब के जब लोग क्वारंटाइन सेंटर से निकल रहे हो, रिकवर हो चुके हों, तो वहीं पे उनको जो है ना कोई किसी तरीके से फैसिलिटेट किया जाए या रेकमेंड किया जाए उसके बाद फौरी तौर पे कि वो जाएं और अपना प्लाज्मा डोनेट करें, ये मैंडेटरी कर दें ताकि एटलीस्ट जो हमारे यहाँ रिकवरीज की रेशो और बढ़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो सकें। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि इसको किया जा सकता है और वो बेहतरीन वक्त होगा जब वो खुद रिकवर होके वहाँ से डिस्चार्ज हो रहे हैं कि उनको इनकरेज किया जाए। तो इस वजह से एक जो काउंसलर्स होते हैं उनकी ड्यूटी लगानी चाहिए कि जब मरीज को वो ज़हनी तौर पर तैयार करें। और क्योंकि प्लाज्मा और खून देने से किसी भी इंसान की जान बचाने के लिए आपकी अपनी जान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे सेल वैसे भी रूटीनली एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद, चंद हफ्तों के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं और नए आने होते हैं। तो इस वजह से अगर हम अपने जिस्म का खून का कुछ हिस्सा दें तो ये ना सिर्फ कोरोना वायरस के लिए बल्कि दूसरे बीमारियों के लिए भी लोगों की जान बचाता है। तो हम तो शुरू से जब मेडिकल स्टूडेंट्स है उस वक्त से दे भी रहे हैं और इनकरेज भी कर रहे हैं लोगों को कि खून का अतिया दिया कीजिए और रेगुलरली दिया करें। और स्पेशली ये एक पैंडेमिक है और एक बहुत बड़ी दुनिया की ग्लोबल इमरजेंसी है। तो जो भी हमारे दोस्त, अजीज, रिश्तेदार या पाकिस्तान के शहरी इस वक्त इस बीमारी से रिकवर हो रहे हैं तो उनको ये ज़रूरी, ये अल्लाह से एक वादा कर लीजिए कि जब आप रिकवर होंगे तो आप दूसरे लोगों की जान बचाने के लिए अपने खून का अतिया देंगे। ये सिर्फ खून का अतिया ही है और कोई इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सही। सो डॉक्टर फलक, ये रेशो क्या है हमारे यहाँ, किस हद तक जो है ना वो इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है सिंध में? देखें रमशा, वी आर डूइंग लाइक हम लोग तो पेशेंट्स के साथ रेगुलरली ट्रीट कर रहे हैं। एक होता है ट्रायल और एक होता है ट्रीटमेंट। सबसे पहले जब हमारे पास डिस्ट्रेस के साथ पेशेंट आ रहा होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ आ रहा है और हाइपोक्सिक कंडीशन यानी कि जब उसका ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव नहीं हो पा रहा है। इससे पहले कि इसमें मजीद बात करें, कॉलर भी हमारे साथ, उनको भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर बाजवा। जी वालेकुम सलाम। आप था तो डॉक्टर साहब से मेरा एक क्वेश्चन था जो हमने इस पूरे प्रोसेस में लर्न किया कि इसकी वैक्सीन तो नहीं है लेकिन इंसान का अपना जो इंटरनल इम्यूनिटी सिस्टम है वो काउंटर करता है इसे। तो हम पैरेलल जो नेचुरल इम्यूनिटी को कैसे बूस्टअप कर सकते हैं? दूसरा मेरी नाकस जो मुझे समझ आई है कि HIV का जिस तरह से होता है कि उसकी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, क्या उन मेडिसिन के कोई फॉर्मूले
या वहाँ से कोई हेल्प आउट ले सकते हैं कि अगर हम आर्टिफिशियल उस पेशेंट का इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करें? ठीक, सही है। तो पहले तो जवाब आप कर रही थी डॉक्टर फलक, वो कंटिन्यू कर लीजिए, फिर उमर बाजू साहब के सवाल का जवाब भी लेते हैं। जी बिल्कुल, देखें, एक क्लिनिकल ट्रायल होता है और एक क्लिनिकल ट्रीटमेंट होता है। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिसको हम इनिशियल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। सही है। अगर उस पर हमारा पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता, फिर जाके हम प्लाज्मा थेरेपी एंड दिस ऑल थिंग्स, मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी वैक्सीन आ रही होती है, कोई भी मेडिसिन आ रही होती है, वो इतना ईजीली हम मार्केट में एथिकल कंसल्टेशन के बगैर नहीं बेच सकते। सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करते हैं। हम कोई भी मेडिसिन आने से पहले उसको कंट्रोल ग्रुप लेते हैं और दूसरा वाला जिस पर एक्सपेरिमेंट होता है उसको देख रहे होते हैं। काफ़ी लंबा ये प्रोसीजर है, ये तो बहुत पैंडमिक है, इमरजेंसी है, तो जाहिर सी बात इसमें एथिक्स भी हमें कुछ परमिशन देती है कि आप ट्रायल कर सकते हैं। तो प्लाज्मा थेरेपी एंड दीज ऑल थिंग्स आर जस्ट ट्रायल्स। अब हम उन पेशेंट्स के ऊपर ये चीज़ें यानी कि इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जहां हमें मोर्टेलिटी रेट के बढ़ने का ख़तरा होता है। अब हमें ऐसा लग रहा है कि पेशेंट अगर इस ड्रग से नहीं ट्रीट हो रहा, हमें ऑक्सीजन थेरेपी से ट्रीट नहीं हो रहा, और जितने हम इम्यूनो बूस्टर्स दे रहे हैं, हम लोग एंटीकोगुलेंट्स दे रहे हैं, उन सब चीज़ों पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उसके बाद फिर हम ट्रायल वाली चीज़ों पर आते हैं। तो प्लाज्मा थेरेपी जैसा ट्रायल राइट हो, एथिकल कंसिडरेशन में हम इसको नहीं कह सकते कि ये कोई ऑथेंटिक है या कहीं हमने इसको पब्लिश होते हुए नहीं देखा है। जब तक कोई आपकी रिसर्च एक एथिकल कंसिडरेशन के साथ पब्लिश होते हुए नज़र नहीं आती, तब तक वी कांट कंसिडर इट। हम इसको अभी तक सिर्फ एक ट्रायल की बेसिस पर कर रहे हैं, उसमें भी हमें रिस्पांस का नहीं पता चला। माइट भी पॉसिबल किसी पेशेंट को बहुत अच्छे से रिस्पांस कर जाए, किसी पेशेंट के लिए ये हैजर्ड क्रिएट कर जाए। तो अब मसला तो ये ना कि कोई वही देन अगेन वही वाली बात कि कोई पैटर्न नहीं है और किसी को सूट कर रही है, कोई चीज़ किसी को नहीं कर रही, तो डिफरेंट तरह के जो है वो सिम्टम्स, इवन कंट्रीज में डिफरेंट बिहेवियर्स हम देख रहे हैं। अच्छा, तो इम्यूनिटी पे बात अभी कर लेते हैं कि इम्यूनिटी बूस्टर्स क्या इस्तेमाल किए जा सकते हैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम नवीद साहब, और नेचुरली एक तो कैसे बूस्ट करना, ये हम प्रीवियसली शोज में डिस्कस कर चुके हैं, बट बीइंग अ डॉक्टर आप क्या एडवाइस करेंगे? इसमें रमशा, सबसे पहले तो लाइफस्टाइल आपका जो है ना वो ठीक होना चाहिए। लाइफस्टाइल में ये है कि लाइट सी एक्सरसाइज है, स्लीप आपकी प्रॉपर हो, आप जो है आपकी एनवायरनमेंट जहां आप काम कर रहे हैं, जहां आप रह रहे हैं, वो क्लीन हो। और सेकंड ये कि खुदा ना करे आपको कोई डिजीज है और क्रॉनिक इलनेस चल रही है, तो उसका कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज डायबिटिक है तो डायबिटीज कंट्रोल होना चाहिए, एस्थमा है तो कंट्रोल होना चाहिए, हार्ट डिजीज है तो कंट्रोल हो विद ड्रग्स, ठीक है। तो इसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और यही चीजें हैं जब आपकी इम्यूनिटी को करती हैं, ठीक है। अगर आप अनड्यू स्ट्रेस लेते हैं, अगर आपका एनवायरनमेंट ठीक नहीं है जहां आप काम कर रहे हैं, अगर आपकी डिजीज है तो वो डिजीज कंट्रोल नहीं है, ठीक है, और यहाँ ऐसे रिस्क फैक्टर्स को एक्सपोज हो रहे हैं जिनसे आपकी इम्यूनिटी सुप्रेस हो सकती है, तो उनसे आपको अवॉइड करना पड़ता है। थर्ड ये है कि कुछ आप मतलब इट्स नॉट टू मच गुड के मैं कहूँ कि ये वाले विटामिन आप लेंगे तो इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। इसमें फ्रेश फ्रूट्स हैं, आपकी फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, बाकी आपका जो खाना है, जो अगर गुड मील है, तो ये भी आपको जो है वो मतलब है कि इसकी आपकी इम्यूनिटी में बेहतर करता है आपको। जी डॉक्टर राना जवाद असगर साहब, पाकिस्तानियों के लिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तानियों में अल्हम्दुलिल्लाह डेथ रेट इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इम्यून हैं और जिस तरह के एनवायरनमेंट में हम रहते हैं। तो किस बात में किस हद तक सदाकत है, क्या ये दुरुस्त है? जो हमारा शरह मवाद की कमी की एक बुनियादी वजह बेसिकली हमारी आबादी का मुख्तलिफ उम्रों का तनासब है। इसका मतलब यह है कि हमारी आबादी में जो 65 साल से ऊपर के लोग हैं उनकी जो परसेंटेज है वो 5% से कम है, और जिन मुल्कों में शरह मवाद ज़्यादा हुई है उनमें ये जो 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग थे वो 20 से 25% तक थे, और इसमें शरह मवाद का सबसे बड़ा जो ग्रुप है, एज ग्रुप है, वो 65 साल से ज़्यादा वालों का है। तो इस वजह से एक बुनियादी वजह तो हमारी जो मुआशरा है या हमारी आबादी है उसमें उम्रों के तनासब का फ़र्क है। तो नंबर 1 तो ये सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है हमारी डेथ रेट कम होने का।
बाकी ये है कि क्या हम इम्यून सही, है। तो बिल्कुल हम ये फैक्टर्स मजीद भी जरा डिस्कस करेंगे, चूंकि मुझे फौरी तौर पे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, तो ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के वापस आएंगे तो जरा हम जो ट्रांसपोर्ट ओपन की गई है, जो लोकल बसेस भी अभी चल रही हैं, हम देख रहे हैं पंजाब में खास तौर पे उसका ऐलान किया गया था, तो वहां पर लोगों ने SOPs को फॉलो नहीं किया। ट्रांसपोर्ट इसका जो चलाना है वो इस वक्त किस हद तक SOPs के साथ उस पर अमल दरामद करवाना होगा, एक तो इस पर बात होगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डॉक्टर्स हमारे साथ होंगे और हमें पेशावर और लाहौर से हमारे नुमाइंदगान भी ज्वाइन करेंगे, हमें अपडेट करेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक इन द शो। तो जाने से पहले जिस तरह हम कह रहे थे कि अब चूंकि लोग बड़ी तादाद में ईद करने के लिए अपने घरों को जाते हैं, जो आउटसाइडर्स होते हैं वो एक से दूसरे शहरों में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो ख़ास तौर पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको इस्तेमाल करते हुए SOP जो डिज़ाइन की गई उस पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है, क्योंकि अब वापसी का सिलसिला शुरू हो रहा है और आना भी शुरू हो गए होंगे लोग। तो क्या सूरत हाल है बस टर्मिनल्स पे, सिचुएशन क्या है, जानेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। दुआ मिर्जा हमें लाहौर की सूरत हाल बताएंगी, जबकि इरफान मूसाज़ई हमें पेशावर की सूरत हाल से आगाह करेंगे। दुआ बताइएगा, एक तो किस हद तक जो लोग हैं वो वापस आना शुरू हो रहे हैं, क्या रश लगा हुआ है बस टर्मिनल्स पर, और दूसरी तरफ ये SOPs को कितना फॉलो किया जा रहा है। दुआ जी बिल्कुल रमशा, आज आखिरी छुट्टी है ईद की, तो कल से काम बाकायदा शुरू हो, लेकिन एक ये भी मामला है कि लॉकडाउन की खबर गर्दिश कर रही है कि लॉकडाउन दोबारा लगा दिया जाएगा। तो हम आज इतनी ज़्यादा तादाद तो नहीं देख रहे, अलबत्ता ये बताया जा रहा है कि कल से लोग ज़्यादा आना शुरू होंगे। आज भी रश है लेकिन कदरे कम है, और लोग यहाँ पर जो अपने शहरों से वापस तो आ रहे हैं, लेकिन SOPs की बात करें तो हम उसमें खिलाफ वर्जी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि अगर एक बस में ये करें कि हम एक सीट खाली रखें और एक शख्स को बिठाएं तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा, क्योंकि किराए भी जो है वो भी जो हिकमत अमली तय की गई थी उस हवाले से भी वो कह रहे हैं कि उनको पैसे नहीं बचते। इसलिए जो है हमने बेशतर जगह पर ऐसे भी देखा है यहाँ पर कि लोग वैगनों में उन्होंने भरे हैं, और जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उस पर भी बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, और लोगों ने मास्क नहीं लगाए हुए, ग्लव्स नहीं पहने हुए, हैंड सैनिटाइजर तो बहुत सारे लोगों के पास मौजूद ही नहीं है। और चूंकि ये लॉकडाउन में नरमी हुई थी तो लोगों का ये ख्याल था कि शायद कोरोना के केसेस कम होना शुरू हो गए हैं, इसलिए भी लोग जरा ज़्यादा हमें एहतियात करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट सही, तो बिल्कुल लॉकडाउन में नरमी हुई तो लोगों ने ये समझा कि शायद कमी हो गई है केसेस में, और ट्रांसपोर्ट में अगर आप कर रहे हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो खासी एहतियात की ज़रूरत है। इरफान मूसाज़ई, क्या सूरत हाल है पेशावर में, SOPs पर अमल हो रहा है, रश लगा हुआ है या तादाद कम है मुसाफिरों की? अगर पेशावर की बात की जाए तो पेशावर इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर बस टर्मिनल में, जहाँ पर काफ़ी रश लगा हुआ है, चूँकि ज़्यादातर लोग जो है पेशावर आए थे, कराची, लाहौर, फैसलाबाद और मुख्तलिफ सूबों से, तो यहाँ पर जो है काफ़ी रश लगा हुआ है। लोग वापस जा रहे हैं, चूँकि सुबह का वक्त है, अभी तो जो दूसरे अजला से पेशावर लोग आ रहे हैं तो उनकी आमद का सिलसिला तो अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पर जा रहे हैं। तो अगर SOPs की बात की जाए तो यहाँ पर हमने देखा कि बस टर्मिनल में एहतियात नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, लोगों ने मास्क तक नहीं पहने हुए। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से भी कहा गया था कि वो ट्रांसपोर्ट अड्डों में जो है वो पानी की टैंकियाँ रखेंगे, साबुन रखेंगे, इसी तरह सैनिटाइजर रखेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से भी किसी किस्म के इकदाम जो है वो देखने को नहीं मिल रहे। तो यही तो लोग जो है वो किसी किस्म के एहतियात जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहे। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि उन्होंने कहा कि वो एक सीट छोड़कर एक सवारियाँ बिठाई जाएंगी, लेकिन वो भी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल उस पर भी किसी किस्म का अमल दरामद जो है वो नहीं हो रहा है। वही जो है IS में जो है 14-15 सवारियाँ जो है वो बिठाई जा रही है। इसके अलावा जो है तो उनका ये कहना है कि चूँकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसी वजह से वो पूरे सवारियाँ बिठाई जा रही है। अगर यहाँ पे जो पब्लिक शहर में अंदर जो ट्रांसपोर्ट चलती है उसकी बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि सुजुकियों में वही जो है 10-12-15 बंदे जो है वो अंदर बिठाए जाते हैं, बाहर भी वो खड़े होते हैं। तो इसी तरह ऑटो रिक्शे जो लोकल चलते हैं तो उसमें भी सेम सूरत हाल है। तो हमें हमें जो एहतियाती तदबीर है वो किसी जगह पर भी नजर नहीं आ रहे। लोग ये समझ रहे हैं कि बिल्कुल कोरोना जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत
हुकूमत ने लॉकडाउन ख़त्म कर लिया है। तो दूसरी जानिब आज रश इस वजह से भी टर्मिनल में ज़्यादा है कि जो हमने देखा कि ज़्यादा तो लोगों का यही ख्याल है कि कल से एक बार फिर जो है लॉकडाउन की जो खबरें हैं वो गर्दिश कर रही है, तो लोगों की यही कोशिश है कि वो टाइम पर पहुंच जाए। तो इसी वजह से भी काफ़ी रश देखने को मिल रहा है। तो दूसरी जानिब हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया या महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से कोई एहलकार जो है वो किसी भी बस अड्डे या टर्मिनल में मौजूद नहीं है ताकि वो इन पर चेक एंड बैलेंस रख सके। बिल्कुल हर किसी की जो है वो अपनी मर्जी है, अपनी मनमानी जो है वो मनमानी कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर जो है उसी तरह सवारियाँ बिठा रहे। बिल्कुल, तो एसओपीज़ पर अमल दरामद नहीं हो रहा है और जिस तरह से लोगों का रश नज़र आ रहा है, ये जो विजुअल्स हम देख रहे हैं कि लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको नहीं किया जा रहा, एहतियाती तदबीर पर अमल दरामद नहीं हो रहा है और ये सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। इरफान मूसा ज़ई आपने हमें अपडेट किया, दुआ मिर्ज़ा आपने हमें तमाम तरीन सूरत हाल से आगाह किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद कीजिए। डॉक्टर राना जवाद असगर साहब, ये जो हम सिचुएशन देख रहे हैं ख़ास तौर पर क्योंकि अब लोगों की वापसी हो रही है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का कहा गया, ट्रांसपोर्टर्स अब उस चीज़ को नहीं मान रहे हैं, इवन लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पहुंचना है और लॉकडाउन की खबरें आने के बाद तो और ज़्यादा थोड़ा पैनिक बढ़ जाता है कि आया वो अपनी मंजिलों को पहुंच पाएंगे या नहीं। तो सिचुएशन तो ख़राब होती जा रही है, अगर एसओपीज़ पर अमल दरामद ना किया तो मज़ीद ख़राब हो सकती है। जी हाँ, और इसमें कुछ हमारा भी कसूर है, हमारी हुकूमतों का कसूर है कि हमने लोगों तक मुख्तलिफ मुतज़ाद इंफॉर्मेशन पहुंचाई है। तो इस वजह से आम लोग जो हैं, जो इतने पढ़े लिखे भी नहीं है और पढ़े लिखे भी हैं, वो थोड़े से कंफ्यूज हैं कि असल में सूरत हाल क्या है। लेकिन अब मैं तो सबको यही तकलीन कर रहा हूं कि आप अपनी जान बचाने का बंदोबस्त करिए, अपनी जान बचाने की एहतियात कीजिए। और अगर आप बस पे जाना ही है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी पे जाना है, आपके पास ऑप्शन और कोई नहीं है, तो फिर नंबर 1 वो बड़ा जरूरी होना चाहिए सफर आपका। आप अपने काम पे वापस जा रहे हैं, अपने रोजी कमाने के लिए जा रहे हैं, तो जरूर जाइए। किसी से मिलने मिलाने के लिए ना जाइए, नंबर 1। नंबर 2, जब अगर आपको मजबूरी में ये सफर करना पड़ जाए और घर से निकलना पड़े तो मास्क पहनना बहुत जरूरी है। दूसरा मैंने ये देखा है कि और मास्क को सही तरीके से पहनना जरूरी है। आपने भी देखा होगा, मैंने काफी नोट किया है पिछले दिनों में कि बाज लोगों ने तो मास्क पहना हुआ है लेकिन उनका नाक जो है वो मास्क से बाहर है, और वो अगर आपका नाक मास्क से बाहर है तो मास्क पहनने का फायदा नहीं है आपको, नंबर 1। तीसरी ये जो बात है, सोशल मीडिया पे पिछले दिनों बहुत बड़ी कैंपेन चली है जो अनफॉर्चुनेट है कि ये जी मास्क ना पहनिए, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड आपके फेफड़ों में चली जाएगी। तो मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूं कि ये जितने मास्क हैं ये कोई बैरियर नहीं है, फुल बैरियर नहीं है। तो इस वजह से ये ऑक्सीजन हो या कार्बन मोनोऑक्साइड हो, गैसेस के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, बड़ी आसानी के साथ इसमें से गुजरते हैं। तो ये आपकी फेफड़े ठीक रहेंगे अगर आपने मास्क पहना हुआ है। मास्क पहनने का फायदा एज ए कम्युनिटी हमें ये है कि अगर पूरी बस ने मास्क पहना हुआ है तो उसके अंदर अगर 1, 2, 3 मरीज मौजूद हैं जो एसिम्प्टोमेटिक है, यानी उनमें कोई अलामत नहीं है, तब भी उनसे ट्रांसमिशन दूसरों को होने का चांस कम होगा। तो ये अपनी एहतियात आपने खुद करनी है। ये इसरार कीजिए जहां भी आप जाएं कि बाकी लोगों ने भी मास्क पहने हों, और जहां पे आप फैसला रख सकते हैं। और बसेस का मैं कहता जाऊं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें इंश्योर कीजिए कि खिड़कियां खुली हों। अगर वेंटिलेशन, ताज़ा हवा की क्रॉस वेंटिलेशन आ रही है एयर कंडीशन की बजाय, तो ये आपकी जान बचाने के लिए बेहतर रास्ता है। निस्बत गर्मी बर्दाश्त कर लीजिए लेकिन खिड़कियां खुली रखवाइए बस की। ये जो एहतियात है, ये जो बसेस वगैरह में ट्रैवल कर रहे हों, ये ख़ास तौर पर क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि सरफेस पे भी ये तो अलाइव रहता है 8 घंटों तक, 6 से 8 घंटों का कुछ टाइम पीरियड है। तो क्योंकि जब विंडोज़ हैं, आप जो स्टैंड्स वगैरह हैं उनको पकड़ लेते हैं, दरवाज़ों पे लोगों के हाथ लग रहे होते हैं, तो या तो ग्लव्स का इस्तेमाल करें, और अगर ना करें तो आपको खुद सैनिटाइज़र या कोई डिसइंफेक्टेंट साथ रख लेना चाहिए कि आप पहले उस जगह को डिसइंफेक्ट कर लें और फिर अगला पैसेंजर बैठे। क्योंकि लोग ये नहीं समझ रहे कि ये जो सारी प्रैक्टिस है वो ये अपने लिए करेंगे और आगे दूसरे को भी उससे फायदा होगा यकीनी तौर पर, बट आप जब तक खुद को सेफ नहीं करेंगे तो कैसे जो है ना वो कोई और आपको आके समझा सकता है। बिल्कुल। अब देखें, अगर जो लोग रेगुलरली ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं या फिर किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, मेरा मशवरा ये होगा कि आप एक ड्रेस अपने साथ रख लें। मतलब आप चेंज कर लें, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो वहाँ पर भी चेंज कर लें, क्योंकि और भी आप हजूम है तो आप थोड़ा बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। आपने डिसइंफेक्ट
डिसइंफेक्टेंट अपने साथ रखना है। ड्रेसेस आप घर जाएं जैसे ही तो आप बाथ ले लें, और हैंड सैनिटाइज़र तो आपको कंटिन्यूसली करते रहना है। खाना भी आप कोशिश करें घर से बना कर लेकर जाएं, शेयरिंग ना करें। अभी भी यही देखें ना कि अब लोग क्या करेंगे जब ये सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। एक पैनिक सा मचा था पहले दिमागों ब्रेन के अंदर ये बात थी कि अब जो है वो सारी सिचुएशन जो है वो, पहले तो वायरस की वजह से लोग फिर भी थोड़ा बहुत एहतियात कर रहे थे, अब नरमी की वजह से वो थोड़ा ये सोच रहे हैं कि शायद अब वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ गया ना कि अब तो बस सब कुछ सही है। तो शेयरिंग करके खाना शुरू कर देंगे, एक साथ जुड़ के बैठना शुरू कर देंगे। तो इसलिए थोड़ा ये कोशिश करें जब ऑफिस जाएं तो अपने माइंड के अंदर ये एहतियाती तदाबीर अपने लिए, अगर आपको अपने आप से प्यार नहीं है तो अपने घर वालों से तो प्यार है, उनके लिए आप कोशिश करें कि अपने आप को सेव रखें। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहे, वही सैनिटाइज़र भी जो जिसको अश्योरिटी हो कि इसके अंदर जो 70% अल्कोहल है तो वो वाले सैनिटाइज़र का आप इस्तेमाल करें। बच्चों को भी आप अपने घर में थोड़ा बहुत कोशिश करें कि हैंड सैनिटाइज़ करके बात लेके उनको फिर टच करें, क्योंकि अभी तक तो बच्चों पर इतना अच्छा मतलब बुरे तरीके से इफेक्ट नज़र नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। आगे कुछ भी नहीं पता। देखिए ना कि आप खुद देखिए इतनी बड़ी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फेल हो चुकी है। वो डिफरेंट तरह की रोज़ाना कोई, मैं देखती हूँ रोज़ाना कोई नई गाइडलाइन आई हुई होती है, रोज़ाना उनकी जो चीज़ें तब्दील होती जा रही हैं। अच्छा, लोग ये भी बात कर रहे हैं ना कि अब इन पे हम रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि ये तो कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं। तो ज़रा इस पर भी बात करेंगे कि भाई जब एक चीज़ पे उसको स्टडी किया जा रहा है तो मल्टीपल चीज़ें सामने आती हैं, तो इस पे भी जरा क्लैरिफिकेशन लेंगे डॉक्टर अंजुम नबी साहब से। लेकिन पहले कॉलर हैं, उनको शामिल कर लेते हैं। एजाज अहमद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज। वालेकुम सलाम मैडम, मैं पिंकी से एजाज अहमद बात कर रहा हूँ। मेरा बेटा जिसकी उम्र 1 साल है, तो रूटीन में बेसलाइन टेस्ट वगैरह फ्रैक्चर हुआ था टांग में, तो उसका करवाने के लिए स्क्रू रिमूवल करवाने थे। हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने बेसलाइन टेस्ट लिखे जिसमें कोविड जो है ना उसका टेस्ट भी लिखा, तो वो पॉजिटिव आ गया। उसके बाद हमने उसको हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया। 2-3 दिन रहा, सिम्टोमेटिक हुआ तो डॉक्टरों ने डिस्चार्ज कर दिया। उन्होंने कहा घर आराम करे। तो उसका हमने 20 को टेस्ट करवाया, वो भी पॉजिटिव आया। उसके बाद जब 25 को हमने करवाया तो अब वो भी पॉजिटिव, 3 टेस्ट उसके पॉजिटिव आ गए हैं, लेकिन उसमें कोई कंप्लेन नहीं है, ना उसको खांसी है, ना नजला, ना जुकाम, ना पहले था उसको स्मेल का था, लेकिन स्मेल भी अब रिकवर हो गई है। 3 दफा वो पॉजिटिव आ चुका है। अब हमें क्या करना चाहिए? मतलब बड़ी परेशानी है, बीमारी, उसको कोई डिजीज कोई ऐसी चीज नहीं है, घर में क्वारंटाइन है, हमने उसको बिल्कुल सेपरेट किया हुआ है। तो हमें अब इसकी क्या लेनी चाहिए फर्दर? अब टेस्ट कैसे करवाना है, क्या करना चाहिए? बड़ी परेशानी बनी हुई है, मेहरबानी होगी आप। सही है, 2 डॉक्टर्स के ओपिनियन ले लेते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अंजुम नबी साहब से पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए 3 टेस्ट होने के बाद तीनों पॉजिटिव आए, अब उन्हें क्या सजेस्ट करते हैं आप? इसमें ये बस ये भी एक ऑब्जर्वेशन शुरू हो गई है कि ये जो पहले हमारा जो रूटीन में होता था कि पहले आपने एक बेसलाइन टेस्ट किया, वो पॉजिटिव है, तो फिर आपने 8 to 10 डेज के बाद दोबारा किया, तो उसमें अगर नेगेटिव है तो 24 आवर्स के बाद दोबारा नेगेटिव। तो ये कोई लग रहा है कि कोई ना किट्स का कोई इशू आ रहा है, या कुछ ऐसा भी है सिलसिला कि जो डिटेक्शन वाला जो पार्ट है वो सही तरह वो पार्ट प्ले नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ रहा है जिसको अभी तक हम तो एवेल्युएट नहीं कर सके। माइट भी जो है वो वायरोलॉजिस्ट या जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट ये लोग ज्यादा इसको देख सकें, लेकिन ये इश्यूज आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर एक और भी बात है कि अगर आपने एक लैब से कराया है और अगर आपके पास एक लैब से नेगेटिव आ गया, दूसरी लैब में पॉजिटिव आ रहा है, जी, ये भी एक डिस्क्रिपेंसी आ रही है। तो इसमें नजरसानी करने की जरूरत है। और इस पे बहुत, और पहली जो बात आपने बताया जो पूछी थी उसमें ये था कि जो WHO की जो गाइडलाइंस चेंज हो रही हैं रेगुलरली, बेसिकली ये आपको पता नया वायरस है और इसमें हर डिफरेंट जगह के ऊपर इसको ट्रायल इस पे ऊपर किए गए हैं, जो क्लिनिकल भी और जो दूसरे ट्रायल्स भी। तो उसमें जहां जो चीज बेहतर नजर आई ऑब्जर्वेशनल स्टडीज के हिसाब से, तो उसको उन्होंने जो है ना वो गैदर किया। और उसके बाद फिर कुछ चीजों के ऊपर रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल भी हैं जिनको उन्होंने पब्लिश किया और जो अच्छे जर्नल्स के अंदर आए और जिसको हम भी उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि ये नया वायरस है, थोड़ा टाइम हुआ है, तो इसके ऊपर इतनी बड़ी स्टडीज जो है ना वो अभी वो जो सामने नहीं आ रही। बिल्कुल। तो डॉक्टर फलक, ये जो 3 दफ़ा टेस्ट हुआ है, आप उनके लिए क्या रेकमेंड करती हैं? देखें, ओवरऑल तो जब टेस्ट आप करवा रहे होते हैं उसके बाद आपको वेट करके दूसरा टेस्ट करवाना चाहिए। इतना जल्दी तो कोई को वो कह रहे थे पहले 20 को करवाया फिर 25 को करवाया, थोड़ा सा रह के टेस्ट करवाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है नेगेटिव होने में एक वक्त लगता है। दूसरी बात, सर ने बिल्कुल ठीक बताया
कि हमारे यहाँ पर जो टेस्टिंग कैपेबिलिटी या फिर लोगों की जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं या फिर माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, जो स्पेशलिस्ट इन्फेक्शस डिजीज़ के, हमारे यहाँ पे हर चीज़ का ये फुकदान है। अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें तो अब जाहिर सी बात है कि एक तो ये भी मसला आ रहा है कि बहुत सारे लोग जो इवन एक्सपर्ट्स हैं भी, तो वो थोड़ा डर है ज्वाइनिंग से, ड्यूटी ज्वाइनिंग से। तो अब जाहिर सी बात है हमें मजबूरन उन लोगों को भी अपनी मतलब पैनल पे लेना पड़ता है जो जो इतने अच्छे एक्सपर्ट्स नहीं होते, क्योंकि हमें भी तो काम लेना ही है ना, जाहिर सी बात है। तो एक तो ये भी प्रॉब्लम आ सकती है कि हमारे पास ये जो टेस्ट करवा रहे हैं उनको चाहिए कि कोई अच्छी रिनोन लैब से करवाएं जहाँ ऑथेंटिकेशन का जो है वो मतलब और वैसे भी एक और बात बताऊँ कि ये जो PCR होता है ये सिर्फ 70% रिलायबल होता है। इसमें आपका सिर्फ फॉल्स ट्रू पॉजिटिव, ये एक बहुत लंबी कहानी है, पर इसमें वैलिडिटी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक तो कोशिश करें कि अगर आप एक बार टेस्ट करवा रहे हैं तो उसके 10-15 दिनों के बाद रहकर दूसरा टेस्ट करवाएं, तब तक आप अपने आप की एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। लोगों के अंदर बहुत जल्दी मचाई हुई है लोगों ने। एक टेस्ट करवाते, मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट्स की कॉल आती है, अभी पॉजिटिव आ गया, 5-6 दिनों के बाद फिर से अगर एसिम्प्टोमेटिक हो गए तो वो पूछने लग जाते हैं कि हम टेस्ट करवा लें दोबारा। मैं कहा पॉजिटिव आ जाएगा तो दोबारा आपको करवाना पड़ेगा, तो थोड़ा कोशिश करें कि थोड़ा ठहर के करवा लें। बस एक आइसोलेशन में रहना, क्वारंटाइन होकर रहना, लोगों को थोड़ा ये भी एक प्रॉब्लम होता है कि जल्दी से हम नेगेटिव होकर बाहर निकले। सो डॉक्टर राना जवाद साहब, क्या ये भी पॉसिबल है, क्योंकि 1-2 केसेस में मैंने सुना बड़े करीबी लोगों में कि 7-8 दिन के बाद उन्होंने टेस्ट करवाया और वो नेगेटिव आ गया है, क्योंकि ये किट्स का इशू आया, हम वो भी डिस्कस कर रहे हैं। तो इज दैट पॉसिबल कि 7-8 दिन में अपना साइकिल पूरा कर लेता है या वो आप रिकवर हो जाते हैं, या उन्हें अपना पूरा जो टाइम जो कहा जा रहा है, प्रिस्क्राइब जो किया गया है कि 15 से 20 दिन तक आपको आइसोलेट करना पड़ता है खुद को? जी, ये वायरस जो होता है या कोई भी बीमारी हो, आप देखेंगे कि मुख्तलिफ लोगों के अंदर मुख्तलिफ तरीके के रद्द-ए-अमल पैदा करती है। एक ही बीमारी ले लीजिए कि इवन ट्यूबरकुलोसिस है, हमें बहुत सारे लोगों को टीबी जो है, हम एक्सपोज होते हैं लेकिन हमें बीमारी नहीं होती। कुछ लोगों में ये बीमारी हल्की फुल्की होती है और वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, और बाज़ लोगों में ये बीमारी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस करती है। इसी तरह ये वायरस भी है, बाज़ लोगों में बड़ी जल्दी जिस्म से निकल जाता है, बाज़ लोगों में ज़्यादा देर तक रहता है। टेस्टों का इशू ये है, और क्योंकि आजकल इसके हवाले से भी बड़ी अफवाहें फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पे। कल के दिन में कुछ 4-5 लोगों ने मुझे वो वीडियोस भेजी जो इस टेस्ट को क्वेश्चन कर रही थी। तो मैं ये लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अभी तक जो इस वक्त दुनिया के अंदर तमाम मुल्कों के अंदर जो PCR का टेस्ट है जो हो रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की लेबोरेटरीज के अंदर, यही एक जिसे हम कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है इस वक्त। जी हाँ, इसके अंदर इसके सेंसिटिविटी के इश्यूज हैं, तो तकरीबन 20% के अंदर ये फॉल्स नेगेटिव देने का इसका चांस है। मतलब ये है कि 20% ऐसे लोगों को ये नेगेटिव बता देता है कि नेगेटिव हुआ है आपका, जिनके अंदर ये पॉजिटिव होता है। तो जब एक वबा फैली हो तो याद रखिए टेस्ट से ज्यादा जरूरी ये है कि आपकी अलामात हैं कि नहीं है। अगर आपकी अलामात हैं तो आप अलामात इज द बेसिक जो मीटर है आपका, वो आपको बताने के लिए कि आप में इन्फेक्शन है कि नहीं है। सिंध ने मेरा ख्याल से कल परसों कोई गाइडलाइंस, मैं हो सकता है गलत हूं लेकिन मेरे नजर से गुजरी है, जिसके अंदर वो आप दोबारा जो नेगेटिव टेस्ट की शर्त उन्होंने उड़ा दी है, और उसकी जगह वो उन्होंने कहा है कि अलामात खत्म होने के इतने दिन, वो मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट कितने दिन है, 10 दिन है या 14 दिन है, कि अलामात खत्म होने के 14 दिन के बाद आप अपना क्वारंटीन खत्म कर दीजिए और आपको फिर दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। तो ये इवॉल्विंग है। तो अगर आपको अलामात हैं कोई, और मुझे भी बहुत सारे लोग फोन करते हैं, तो उन्हें कहता हूं अगर आपके अंदर कोई भी अलामात है तो अपने आप को एज ए वो मरीज ही समझिए और अपने आप को आप आइसोलेट कर लीजिए जब तक आपका टेस्ट नहीं होता। तो टेस्ट की खातिर अपने आप को। कुछ कॉलर्स हमारे साथ हैं, उनको शामिल कर लेते हैं। मलिक इनायतुल्लाह हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मलिक इनायतुल्लाह अवान बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, क्या पूछना चाहते हैं मैडम? ये जो मास्क फरमाइए। डॉक्टर साहब से सवाल है कि ये जो मास्क हमने पहना होता है, एक कंसेप्ट पाया जाता है कि ये फिजा में भी होता है वायरस, तो इससे भी वो जो है ना हो सकता है, क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं? और दूसरा सवाल ये है, जिस बंदे को ये पॉजिटिव हो जाता है उसके साथ वो सलूक किया जाता है, उसके खानदान वालों के साथ उसे अछूत बना दिया जाता है, तो इसके लिए माशरे में जो सोसाइटी जो उससे सलूक उसके खानदान वालों से करती है कि आपके खानदान में ये वायरस पाया जाता है,
आप दुकान से निकल जाएं, आप घर से निकल जाएं, तो उनके लिए डॉक्टर साहब ये क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल पूछ लेते हैं, एक और कॉलर है हमारे साथ नासिर काज़मी, उनका भी सवाल शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो नासिर, आपको आवाज़ आ रही है? क्या पूछना चाहते हैं आप? ड्रॉप हो गई। अच्छा, तो जो मास्क वाला सवाल है कि एक तो मास्क पहनते हैं और क्या कहते हैं फ़िज़ा में भी होता है, वैसे तो ये आ गया डिनाई, लेकिन आप फिर एक दफ़ा क्लैरिफिकेशन कर दीजिएगा। देखिए ड्रॉप्स यानी कि आपको पता है कि आपकी खांसने से यानी कि कॉफ़ करने से या तो फिर छींकने से इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। बाकी इसके अलावा जो है मास्क पहनना पहले भी डिस्कस हुआ है कि एकदम से अगर किसी आप जगह मौजूद हैं और एक प्रेशर, क्योंकि कल रात को ही मैंने एक गाइडलाइन देखी है, उसमें बताया जा रहा था कि अगर कोई बहुत प्रेशर के साथ कॉफ़ करता है, स्नीज करता है, तो 12 फीट तक आपके ड्रॉप्स जो हैं वो स्प्रेड हो सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप मास्क वेयर कर लें, तो मास्क वेयर करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा इनका क्या सवाल ये था? एक जो बिहेवियर हो रहा है हमारा डॉक्टर अंजुम नवीद साहब के, देखें अब लोग एक्सेप्ट नहीं करते। अब बात यह है कि किसी को कोई और अगर बीमारी होती है, कोई हार्ट पेशेंट है या किसी को और किसी तरह की बीमारी है, तो क्या आप उसे भी घर से निकाल देंगे या इस तरीके से उसके साथ बिहेव करेंगे? तो इस पेंडेमिक में हमें, जहाँ हम मुख्तलिफ सोशल बिहेवियर्स की बात कर रहे हैं, हमारे अपने घर वालों को, हमारे ख़ानदान वाले और हमारे दोस्त अहबाब इस तरह का बिहेवियर हमारे साथ रख रहे होते हैं जिनको कोरोना हो जाता है, तो कैसे दूर किया जा सकता है और उन लोगों को क्या करना चाहिए? बेसिकली ना मैंने ये देखा है कि ये इनोसेंट है, ये जो लोग जो इस तरह कर रहे हैं ना, बेसिकली उनको पता ही नहीं है, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि कांटेक्ट जो ही हुआ और ये सारा जो है ना ये ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे बंदे में। तो जो इन्फेक्शन के जो प्रिवेंटिव मेजर्स है कंट्रोल के जो है, उसको उनको पता ही नहीं है। अगर वो उनको उनका पता हो तो आई डोंट थिंक सो कि उनके अंदर ये पैनिक सिचुएशन जो है क्रिएट हो। इसी वजह से फिर वो जो है वो कोशिश करते हैं कि अपने आप को बचाने के लिए, तो वो उसको पीछे धकेल देते हैं कि यार ये इसकी वजह से हमें ना लग जाए। तो अगर आपने मास्क पहना हुआ है, उसने भी मास्क पहना हुआ है, अगर आपका 6 फीट का जो या 2 मीटर का डिस्टेंस है, आपका अनड्यू आप एक दूसरे को नहीं मिल रहे, सैनिटाइजर आप यूज कर रहे हैं, सरफेस आपकी क्लीन है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरह एकदम एक से दूसरे को। अब इस तरह तो नहीं है कि आप घर में एक बंदा जिसको हम होम क्वारंटाइन कह रहे हैं और उसको आप बंद कर दें, उसके बाद उसको खाना भी बंद कर दें, उसको जो है उससे मिलना भी बंद कर दें और उससे उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको भी ना देखें। इस तरह तो नहीं हो सकता ना। इसलिए थोड़ा हमें पब्लिक को अवेयर कराना पड़ता है, ये करना चाहिए कि ये चीजें खुदा ना करे एकदम ऐसे नहीं लग जाएंगी। हम भी तो डॉक्टर्स भी तो हैं, एक पूरे एसओपीस बने होते हैं। अगर आप कॉरिडोर में फिर रहे हैं तो आपको किसी पीपीएस की जरूरत नहीं है। अगर आपने पॉजिटिव केस को जाकर देखना है जस्ट आपने, तो आपने कौन से पीपीएस पहने हैं। अगर आप डॉक्टर हैं या आप थर्ड लेवल के जाके आपने उसको मैनेज करना है, तो आपने कैसे पीपीएस पहना है। तो ये चीजें हम अवेयर ही नहीं करा सके अभी तक। इसलिए जो है ना लोगों के अंदर छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमें अपने बिहेवियर के अंदर सिर्फ चेंज करनी है, तो हम इस पेंडेमिक से पूरी तरीके से बच सकते हैं। क्योंकि सिर्फ एहतियात और हमारे जो बिहेवियर्स हैं वो हमें चेंज करके इससे बता सकते हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप सबने हमें वक्त दिया। और सिर्फ यही है कि हमारे लोग भी काफ़ी हद तक जो है ना इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे भी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि मासूम है, आप सवाल पूछते हैं, हमें अच्छा लगता है। ये डॉक्टर्स आपकी हेल्प के लिए ही यहाँ पर मौजूद होते हैं। अभी भी आपको कोई इब्हाम हो और कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप शोज में शामिल हो सकते हैं और पूछ सकते हैं। ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रमज़ान मुबारक ख़त्म हो चुके हैं। प्लान ये होता है कि वज़न कम करेंगे, लेकिन उल्टा वज़न बढ़ जाता है। कैसे कम करना है, बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। सुबह सवेरे